हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 में, आज ही हमारा बायोलॉजी का क्लास 9th का लेक्चर 1 है। और इसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके पहले भी एक चैप्टर आता है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वो हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इस बार के एनुअल एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम वो चीजें बार बार पढ़ें जो इस बार के एनुअल एग्जाम्स में आने वाली हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आएगा द सेल सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आखिर ये चैप्टर क्या कहता है और इसमें किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। ठीक है, स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा। हमारे टेलीग्राम पे एक चैनल है वाव क्लास के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वहां पे सब आपको मिल जाएंगे। और ये इस बार के 31st ऑफ जनवरी से सेंड करना स्टार्ट होगा। तो हम अपने हर लेक्चर में हर स्टूडेंट को बता रहे हैं कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल वाव क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। और वाव क्लास को आप ज्वाइन जैसे ही करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद से आपको सारे नोटिफिकेशंस वहां पे मिलने लगेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमको कमेंट करके बताया करिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिवील कर सकें। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो आता है सेल। आखिर सेल है क्या? आपने देखा होगा, जब भी आपने कभी कोई मूवीज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो एक चोर को कहता है कि उसको सेल के अंदर बंद कर दो। तो आपने जब सेल को देखा होगा तो सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, ठीक है। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। और सबसे पहले सेल को स्मॉल रूम के स्ट्रक्चर में ही देखा गया था, इसीलिए इसको बार बार सेल कहा जाने लगा। ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, एक साइड आता है हमारा प्लांट्स और दूसरे साइड आते हैं हमारे एनिमल्स। ठीक है। वैसे तो हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 5 पार्ट्स में बटे हुए हैं। वी नो दैट देयर इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। बट अगर हम जनरल देखें तो हम एक बार कहते हैं प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। और इनकी बॉडीज, प्लांट और एनिमल की बॉडीज किससे बनी हुई हैं? सेल से बनी हुई हैं। दैट्स व्हाई द रीजन सेल्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो घर होता है, घर के बनाने में छोटी छोटी ब्रिक्स का यूज होता है। और एक दो नहीं, न्यूमरस ब्रिक्स का यूज होता है। लैक्स, कई हजार, कई बार तो घर बनाने के लिए कई करोड़ ब्रिक्स का भी यूज होता है। तो वो जो ब्रिक्स होती हैं छोटी होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा घर बना देती हैं। इसलिए घर के लिए हम उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ऐसे ही इस घर के लिए जो हमारी बॉडी है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब सिंपल सा कहने का यह है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। चाहे हम अपनी बॉडी की बात करें या प्लांट्स की बॉडी की बात करें, एनिमल्स की बॉडी की बात करें, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल के अंदर होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज जो इस लाइफ को, इस बॉडी को चलाने में जरूरी है। जैसे कि बॉडी का ग्रोथ होना, बॉडी का रेस्पिरेशन होना, बॉडी का एक्सक्रीशन होना। आपको पता है, जो सेल आपके बॉडी में डाइजेशन करती है वो सेल एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जो आपको दिखने में हेल्प करती हैं। जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए प्रोग्राम है और ये कंबाइन करके टिश्यू बनाती हैं। तो बॉडी में जो सेल्स हैं, हर जगह अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और हर सेल्स का अपना एक अलग पर्टिकुलर फंक्शन है।
और ये कभी भी एक दूसरे के फंक्शन को आपस में मैच नहीं करती हैं। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे का साथ लेकर चलती हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अगर एक डिस्टर्ब हो तो दूसरा भी डिस्टर्ब होता है, बट ये है कि एक दूसरे के काम में कोई इंटरप्शन नहीं करती हैं। ठीक है। सो सेल ऑर्गेनिज्म की सबसे मेन फंडामेंटल यूनिट है, जिसको हम कहते हैं सेल, और इससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, हमारे प्लांट्स बने हुए हैं और हमारे एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन कॉल्ड एज यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। ठीक है। एक तो यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक। और मल्टी सेल का मतलब मोर देन वन सेल। बॉडी एक सेल से ज्यादा मिलकर बनी हुई है। अगर बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है, एक ही सेल है, जैसे कि आपने कुछ ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, तो जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या है? मल्टी सेल है। इनके पास एक से ज्यादा सेल है, हमेशा से इनके पास एक से ज्यादा सेल रहा है। हाँ, कुछ बहुत रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जो सिंगल सेल के भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल सेल के नहीं है, बट मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स कम अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस दैट दे हैव मोर देन वन सेल। उनकी बॉडी एक सेल से ज्यादा सेल से बनी हुई है, मोर देन वन सेल। चलिए, अब सेल का हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे देखते हैं। सेल, ठीक है। सेल के अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स, तो सेल के जो मेन थ्री पार्ट्स होते हैं सेल के, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करना है हमको। सो हियर इट इज। चलिए, तो सेल के अगर हम कुछ मेन पार्ट्स के बारे में बात करें, तो यहां पे मैं लिखता हूं इसको, ठीक। सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल, जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग होती है, उसके अंदर, उसके अंदर जैसे आपकी साइकिल होती है ना, साइकिल, साइकिल में टायर होता है, टायर आपका सेल वॉल। टायर के अंदर ट्यूब होता है, ट्यूब क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट सेल वॉल इन प्लांट्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, विच मैक्सिमम कंटेन सॉल्ट, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स। ये सब कौन कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें एक और इसका मेन पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। फर्स्ट हम लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड सेल के कंट्रोल सेंटर होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह होते हैं। कहां पे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ये केवल अभी एक जनरल स्ट्रक्चर है, ताकि आपके माइंड में सेल का एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। न्यूक्लियोटाइड कहां पे होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे कंट्रोल सेंटर हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और न्यूक्लियस ऐसे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो यूकैरियोटिक में होते हैं। यूकैरियोट्स कहां पे होते हैं? यूकैरियोट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। वैसे मैं आपको जनरल बताना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बैक्टीरिया कहूं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक,
ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के सेल होते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के सेल होते हैं, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक में। वैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को काफी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी बस आप इतना समझिए कि जो जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और कई जगह आपको ये न्यूक्लियोइड भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो न्यूक्लियोइड का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर ऐसा न्यूक्लियस है जिसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है ना। और ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल को यूकैरियोटिक, सेल को प्रोकैरियोटिक, और उस ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? या हम उसको कहेंगे जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी वो होगा प्रोकैरियोट, और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे यूकैरियोट, ठीक है। चलिए, अब साइटोप्लाज्म में तो ये तो हो गया न्यूक्लियस की बात। अब साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा हम एक्सपेंशन करते हैं। देखिए, मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं जो थोड़ा सा नीचे तक आएगी, यहां तक, ठीक है। याद रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म के पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर 1 पे आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट लाइजोसोम्स, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। फिर आएगा वैक्यूल्स। नेक्स्ट एक और आएगा यहां पे प्लास्टिड्स, एंड लास्ट सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये सब किसके अंदर होते हैं? ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर कॉल्ड एज, जितने भी आप यहां पे देख रहे हैं, ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यहां पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस, आफ्टरवर्ड 7 मोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल्स। ये सब के सब क्या कहे जाते हैं पता है? दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, एक बात याद रखिए, जैसे हमारा बॉडी है ना, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर बॉडी ऑर्गन्स है, ये सब आप मानते हैं, बॉडी के अंदर बॉडी ऑर्गन्स है। ऐसे ही सेल के अंदर आप बस जनरल समझ लीजिए कि सेल ऑर्गन्स होते हैं, और उनको हम ऑर्गन्स नहीं कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स। जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक बॉडी पार्ट है, ठीक। इस बॉडी पार्ट का, ये एक बॉडी है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, बॉडी पार्ट नहीं, एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है, और इसमें इतने सारे ये बॉडी पार्ट्स हैं। जितने आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये सारा जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसका ये पार्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें क्या होगा? छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। जब हमने सेल को माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा, तो वो सेल हमको कुछ ऐसा दिखाई दिया, और इसके अंदर भी हमको छोटे छोटे इस तरह से पार्ट्स दिखाई दिए। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स सेल के अंदर दिखाई दिए, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। इनको हम क्या कहेंगे?
सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। तो ऐसे याद रखिए कि जो सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और हमारे बॉडी में जो छोटे, देखो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा क्या है बताइए, हम ही सबसे बड़े हैं। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, हमसे बड़ा कुछ है क्या, नहीं। हमारी बॉडी में हम ही सबसे बड़े हैं। अब जो हमारी बॉडी में होगा वो हमारी बॉडी से छोटा होगा, तो हम उनको क्या कहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स, सम आर लोकेटेड आउटसाइड, सम आर लोकेटेड इनसाइड, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज बॉडी ऑर्गन्स, सिंपली दे आर कॉल्ड एज बॉडी ऑर्गन्स। दैट्स फॉर द रीजन, इफ these small creatures, if small structures for functioning of cell present inside the cell, so they are called as cell organelles, ठीक है। सेल की फंक्शनिंग में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, ये सब कहां प्रेजेंट होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे दो टाइप की मैंने सेल यहां पे आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये जो फर्स्ट सेल आपको दिख रही है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है, यहां पे मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है ये, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम वन सेल, सिंगल सेल जिसको हम कहते हैं, और दे कम अंडर प्रोकैरियोटिक। क्यों प्रोकैरियोटिक है, ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम के अंदर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहां पे लिखा ना डीएनए, डीएनए लिखा हुआ है ना। और डीएनए कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं है, इसीलिए इसके अंदर का जो डीएनए है वो बाहर आपको दिख रहा है। नहीं तो कभी भी किसी सेल में आपको डायरेक्ट डीएनए नहीं दिखेगा, जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तब आपको डीएनए दिखेगा। लेकिन यहां पे देखो, मान लीजिए अगर यहां पे इस तरह की एक कवरिंग होती, यहां पे ऐसे जैसे मैंने ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ऐसे एक कवरिंग होती यहां पे, तो हम मान लेते कि ये न्यूक्लियस है, क्योंकि पहली एक कवरिंग और उस कवरिंग के अंदर डीएनए, तब हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है। लेकिन यहां पे ये कवरिंग तो है नहीं, देयर इज नो कवरिंग। और यहां पे ये जो पार्ट है ये आपको, एक मिनट मैं रेड कलर लेता हूं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस तरह से, ये बिना किसी कवरिंग के है, इट इज नॉट इन अ कवर। और ये तो पूरा का पूरा सेल है, ये पूरा क्या है, सेल है। तो इस तरह से ये जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बिकॉज न्यूक्लियस इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट्स फॉर द रीजन द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट डायरेक्टली इनसाइड द सेल विदाउट एनी सराउंडेड रीजन। यहां पे कोई भी फिक्स्ड सराउंडेड रीजन नहीं है, देखिए है कोई दिख रहा है आपको, नो, यहाँ पे कोई फिक्स सराउंडेड रीजन नहीं है। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस का कोई फिक्स्ड सराउंडेड रीजन नहीं होता, या हम कहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो इट मींस दैट बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो बस आप अभी इतना ही समझिए कि यहां पे मैंने आपको बैक्टीरिया दिखाया है, और क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें जो आपको डीएनए दिख रहा है, और भी डीएनए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए दिख रहा है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना। प्लाज्मिड डीएनए मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोम्स के अलावा भी जो डीएनए होते हैं उनको हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, हाँ हालांकि ये सेल के अंदर है, भाई डीएनए अब सेल के बाहर तो होगा नहीं, सेल के अंदर ही होगा। तो ये सेल के अंदर है, लेकिन जिस कवरिंग में होना चाहिए उस कवरिंग में नहीं है, ठीक है। एक सराउंडेड बाउंड्रीज के अंदर होने चाहिए, उस बाउंड्री के अंदर ये नहीं है। सो दैट्स द रीजन द टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके नीचे यहां पे मैंने एक डायग्राम और रखा है, ध्यान से देखिए इसको। ये जो डायग्राम है ये यूकैरियोटिक सेल का है, यूकैरियोटिक सेल का है। और इसमें ये जो डीएनए होता है, ध्यान से देखिए, ये जो डीएनए होता है ये यहां पे होता है। ये जो मैं आपको ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये डीएनए है, ठीक है ना, जो ब्लू कलर से अभी आपको दिखा ये डीएनए है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये ब्लू कलर के बाहर आपको एक ग्रीन कलर का सराउंडेड रीजन दिख रहा है, ग्रीन कलर का सराउंडेड रीजन दिख रहा है। देखिए मैं इसको रेड कलर से सराउंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर का एक सराउंडेड रीजन दिख रहा है। और उस ग्रीन कलर के सराउंडेड रीजन के अंदर ब्लू कलर का सराउंडेड रीजन है। तो ये जो ब्लू कलर का रीजन आपको दिख रहा है ये है क्या, ये है डीएनए, ठीक है ना, ये क्या है, डीएनए। देखो वैसे एक्चुअली डीएनए जो है वो डायरेक्टली होता नहीं, हम बोल देते हैं कि डीएनए, चलिए पहले मार्क कर देते हैं हम इसको। सो इट इज कॉल्ड एज डीएनए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं डीएनए होता कहां पे है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो ग्रीन कलर का रीजन है उसके अंदर ऐसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब कभी भी सेल डिवाइड होने वाली होती है, मान लीजिए ये सेल डिवाइड हो रही हो, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो रही हो, भाई सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, सेल मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्रोमैटिन। व्हाट इज कॉल्ड एज, दे कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और एक क्रोमोसोम को मैं बाहर आपको निकाल के दिखा रहा हूं, देखिए एक क्रोमोसोम, चलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कलरफुल बैंड्स होते हैं, ऐसे अलग अलग कलर में, कुछ ग्रीन कलर के होंगे, कुछ येलो कलर के होंगे, कुछ पिंक कलर के होंगे, ठीक है, कुछ थोड़ा और किसी कलर के होंगे, इस तरह से करके इनके ऊपर ये बैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कलरफुल बैंड्स, ठीक है। और ये जो कलरफुल बैंड्स होते हैं इन बैंड्स को हम कहते हैं जीन्स, क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और फिर जीन्स के अंदर होता है डीएनए, जिसको कहते हैं डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जीन्स के अंदर होता है डीएनए, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियस में डीएनए होता है। क्यों ऐसा कह देते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन थ्रेड बनाया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स, और जीन्स में फिर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। जीन्स में क्या होता है, डीएनए होता है, बात समझ में आई। और डीएनए दिखता कैसे है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है, 3' एंड 5' एंड, थोड़ा आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे आप। तो इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लगभग क्रोमोसोम जैसा ही दिखता है, बट क्रोमोसोम्स में मल्टीपल फोल्ड्स नहीं होते, लेकिन इसमें मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, नॉट वन और टू, दे हैव मल्टीपल फोल्ड्स, ढेर सारे मल्टीपल फोल्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब यहां पे हम लास्ट में कहेंगे कि डीएनए है, बट जनरल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मैंने डीएनए रेड कलर से ये लिखा है, ये एक ग्रीन कलर की बाउंड्री के अंदर है। और अगर ये ग्रीन कलर की बाउंड्री के अंदर है तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ लिखा है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। इसलिए इस सेल को, इस टाइप के सेल को हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं,
एक दो डिफरेंस नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल डिफरेंस बता रहा हूं, यही कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड नहीं होता, ओपन डीएनए होता है जो पड़ा होता है, ऐसे सेल पे ऐसे ही रखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ईच एंड एवरीथिंग गेट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, और वहां पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से अपने वही पुराने टॉपिक पे आते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे, सेल। तो हमने सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल क्या होती है, सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम, और हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, सब छोटे छोटे रूम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, एंड दीज स्मॉल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सेल। चलिए, अब अगर हम आपसे कहें कि दो तरह की, मतलब दो तरह के मतलब सब्सटेंसेस या दो तरह की चीजें अर्थ पे हैं, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और नॉन लिविंग की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सोचिए। लिविंग की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और नॉन लिविंग की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। लिविंग का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, ठीक है, और नॉन लिविंग का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल्स टू सेल मिलकर बनते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा या तो एटम से मिलकर बनते हैं या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब आपके मन में, कुछ लोगों के मन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा, सर क्या सेल के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। भाई जो एनर्जी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। बट एक्चुअली यहां पे कहा यह जा रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब जिन चीजों से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? सेल टू सेल अटैच होके बना है, ब्रिक्स टू ब्रिक्स अटैच होके बना है। अब उस ब्रिक के अंदर क्या चीज है उससे हमसे मतलब नहीं है। ब्रिक के अंदर मड होगा, ब्रिक के अंदर वाटर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेल के अंदर एटम्स होंगे, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जो हमारा बेस है, लिविंग का जो हमारा बेस है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बेस वर्क है, वो क्या है? व्हाट इज द बेस वर्क? बेस वर्क इज सेल। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी को बनाना है या कोई लिविंग ऑर्गन्स बनता है तो सेल टू सेल ज्वाइन होकर बनता है, ना कि एटम्स और मॉलिक्यूल से ज्वाइन होकर बनता है, ठीक है। सो हमारा जो लिविंग का बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, और जो नॉन लिविंग का बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल इसीलिए इनका बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारा मेन बेस ही यही है, लिविंग का मेन बेस ही यही है, ठीक है। चलिए दो तीन बातों को और जानते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को क्विट करेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे कब पता है आपको? मंडे के बाद कब मिलेंगे हम मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है। मंडे एंड थर्सडे बायोलॉजी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे फिजिक्स, एंड वेंसडे एंड सैटरडे केमिस्ट्री। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल स्टडी, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी।
इट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ठीक है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, या हम ये कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब देखा था, 1665 में। ठीक है, 1665 में पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने सेल। ठीक है, लेकिन ये जो सेल थी ये डेड थी। ओहो, सो अनलकी, इनको डेड सेल देखने का मौका मिला। तो लिविंग सेल किसने देखा, लिविंग सेल देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। और रॉबर्ट हुक के हाथ क्या लगा था, रॉबर्ट हुक के हाथ लगा था डेड सेल। ठीक है, डेड सेल। और डेड सेल इन्होंने देखा किसमें था, कॉर्क में देखा था। कॉर्क, CO और के, कॉर्क सेल्स भी कहा गया, कॉर्क सेल्स। आपने देखा ना, कॉर्क जो बॉटल्स होते हैं, शीशे की जो बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर एक स्टॉपर लगता है। जैसे जो शैंपेन की जो बॉटल होती है, या फिर जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स आते हैं उनकी बॉटल होती है, उसके ऊपर एक लकड़ी का स्टॉपर लगता है। ठीक है ना, लकड़ी का कॉर्क लगता है। वैसे अब तो रबर के भी कॉर्क आने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे लकड़ी का कॉर्क यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो बार्क है, उसकी जो बार्क है, मतलब ये जो ट्री था, ट्री की जो बार्क थी, एक मिनट, BARK, बार्क। ठीक है, जो उसकी बार्क थी, बार्क मतलब जो पेड़ की छाल थी, पेड़ की छाल का जो इनर पोर्शन था, जब आप पेड़ देखते हैं, जब आप ट्री देखते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ होता है, उसके ऊपर छाल ऐसी चिपकी हुई होती है। ठीक है ना, तो एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसकी छाल से ही ये कॉर्क बनाया जाता है। तो उसकी इन्होंने छाल लिया और उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखा, इनको इस तरह के ब्लॉक्स दिखाई दिए उसमें, इस तरह से ब्लॉक्स दिखाई दिए, ऐसे इसमें इधर उधर की लाइंस ऐसे बनी हुई थी, इस तरह के इनको ब्लॉक्स उसमें दिखाई दिए। ठीक है, छोटे छोटे इनको ये ब्लॉक्स ऐसे इसमें दिखाई दिए। तो इन्होंने इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को क्या कहा, सेल। इट मीन्स दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। और वो प्लांट भी क्या था, लिविंग था। तो इनको डेड सेल देखने का मौका मिला, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। फिर जब माइक्रोस्कोप बना, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, इवन इन्होंने ही बनाया, ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल देखा और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा। ये लिविंग सेल को नहीं देख पाए क्योंकि उस समय उतने हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं थे। बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने खुद बनाया माइक्रोस्कोप, और उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे चलेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को और ज्यादा डिस्कस करेंगे, सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, सेल के फीचर्स के बारे में जानेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो किन लिक्विड्स का यूज करते हैं, किन केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए उसको बता देता हूं मैं अभी। आपने शायद अपने स्कूल के लैब में देखा होगा सैफ्रनिन एंड मैथिलीन ब्लू। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे। एंड हमारे टेलीग्राम पे आप वाव क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लास 9th और 10th से रिलेटेड। और आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि 10th के बारे में हमको जानना नहीं है, क्योंकि 10th का पैटर्न बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तो इसके साथ बने रहें, जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस अप हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।